अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक तवारुस और तगय्युर, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात नौहम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए, मजमून है हमारा साइंस। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों, स्कूल का तो आपका बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आपको याद होगा इसके पहले वाले जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो थे, उसमें हमने हेरिडिटी के बारे में मालूमात हासिल की। एक क्विक रिवीजन लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियत के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को जो है तवारुस या हेरिडिटी कहते हैं। इसलिए कुत्ते के बच्चे जो है कुत्ते के जैसे, कबूतर के बच्चे कबूतर जैसे, और इंसान की औलाद जो है वो इंसान जैसी होती है। ये हमने देखे थे कब, पहले वीडियो में, कि तवारुस या हेरिडिटी किससे कहते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोम या लोनिये। ये भी हमने देखे थे कि जानदारों के खुलिये के मरकज़े में तवारुसी खुसूसियत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ले जाने वाला जुज़ जो है क्रोमोसोम है। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये DNA से मिलकर बने हुए होते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो खुलिये की तकसीम के दौरान खुर्दबीन के जरिए वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। फिर हमने क्रोमोसोम्स की इसमें देखे थे कि क्रोमोसोम की 4 किस्में होती हैं, और ये है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। इसके बारे में तफसील से मालूमात आपको पहले वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखे कि DNA क्या है। हमने देखे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो DNA से बनते हैं, और DNA जो होते हैं ये एक तरह के एसिड्स हम इसको कह सकते हैं। और इसकी दरियाफ्त जो है स्विट्ज़रलैंड के माहिर हयाती कीमिया फ्रेडरिक मिशन ने सन 1869 में खून के जो वाइट सेल्स है उसके मुताले के दौरान उन्होंने इस एसिड को दरियाफ्त किया। लेकिन उस वक्त उनको ये पता नहीं था कि ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, यानी तवारुसी खुसूसियात को मुंतकिल करने का काम भी करते हैं। उनको उस वक्त सिर्फ ये पता चला कि ये जो है एक न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि DNA का फुल फॉर्म है ना डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने जीन के बारे में देखे कि स्टार्ट में भी देखे वीडियो की, मैंने आपको बताई थी जेनेटिक्स है ना, कि जेनेटिक्स जो है वो एक शाख है साइंस की। तो इसमें जो है जीन्स का मुताला किया जाता है, और एक ही हर क्रोमोसोम में एक ही DNA के सालमे से बनता है, और इस DNA के सालमे के हिस्से को ही जीन्स कहते हैं। और इसके बारे में भी हमने दूसरे वीडियो में डिटेल में मालूमात हासिल की है। आज इससे आगे देखेंगे, आज हम देखेंगे RNA के बारे में।
आरएनए जो होते हैं वो होते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होते हैं ये खुलिया में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अहम एसिड है। राइबोज शुगर, फॉस्फेट के सालमात और गवानीन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरासिल, इन 4 नाइट्रोजनी मादों से जो है ये बनता है। देखिए कौन कौन से नाइट्रोजनी मादे बताए गए हैं शक्ल में। देखिए साइड में क्या होती है, जो एक पट्टी जैसी होती है, हमने डीएनए में भी देखे थे ना कि साइड में 2 पट्टियां होती है, इसमें सिर्फ एक ही पट्टी होती है लहर वाली, वो भी लहरेदार। और ये जो होती है हेलिक्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, राइबोस शुगर और फॉस्फेट से जो है ये साइड की पट्टी बनती है और इस पे जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजनी मादे। कौन कौन से हैं? साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन और यूरेसिल। इसको सी, जी, ए और यू से जाहिर किया जाता है। राइबोस शक्कर, फॉस्फेट का साल्मा और एक नाइट्रोजनी मादे का साल्मा मिलकर न्यूक्लिक एसिड की जंजीर की एक कड़ी यानी न्यूक्लियोटाइड बनती है। ठीक है, ये एक कड़ी बन गई। आप नीचे आरएनए और डीएनए की तस्वीर देखिए। डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। सिर्फ एक आप ऐसी लहरेदार सीढ़ी देख रहे हो और पट्टी देख रहे हो और उसके ऊपर जो है ये सब जुड़े हुए हैं चारों नाइट्रोजनी मादे, और ऐसी कई जो है कड़ियां जुड़कर आरएनए का बड़ा साल्मा तैयार होता है। सो व्हाट इज RNA? Ribose nucleic acid, a type of nucleic acid. R is equal to ribose. Ribose is a type of sugar. ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है ना, इसमें सिंगल एक ही स्ट्रैंड होता है। कैन बी फाउंड इन इनसाइड और आउटसाइड द न्यूक्लियस, मरकजे में भी होते हैं, मरकजे के बाहर भी हो सकते हैं। और मेड ऑफ मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स के जरिए बने होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एंड व्हाट आर नाइट्रोजनस बेसेस? एडेनाइन देखिए जिसको ग्रीन में बताया गया है, गुआनाइन पिंक में, यूरेसिल को पर्पल कलर में और साइटोसाइन को येलो कलर में, और ये एक के बाद एक तरतीब से इस पर जुड़े हुए होते हैं। इनके हाल की बिना पर ये 3 किस्म के होते हैं। पहला होता है rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए, दूसरा मैसेंजर आरएनए, तीसरा ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके मालूमात हासिल करेंगे। राइबोसोमल आरएनए या rRNA, ये जो होते हैं ये आरएनए के साल्मे में एक जो राइबोज होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की तालीफ का फेल अंजाम देते हैं। राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। तस्वीर में आप नीचे देख सकते हैं स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट है, और उसमें जो है राइबोसोम्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं और इसी को राइबोसोमल आरएनए या rRNA कहते हैं। उसके बाद मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर बना है मैसेज से, है ना, मैसेज पहुंचाना, इत्तला देना, पैगाम पहुंचाना। तो उसका नाम मैसेंजर आरएनए क्यों है? क्योंकि ये भी पैगाम पहुंचाने का काम करता है। खुलिये के मरकज़ में मौजूद जीन में यानी डीएनए की जंजीर पर पाए जाने वाले प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक इत्तला प्रोटीन तैयार करने वाले राइबोसोम तक ले जाने वाला मैसेंजर सालमात होते हैं ये, इसलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो खुलिये के मरकज़े में जीन है यानी जो डीएनए की जंजीर पे जीन पाए जाते हैं ना, वहाँ पे प्रोटीन की तैयारी के ताल्लुक से वो जो इंफॉर्मेशन है वो राइबोसोम तक ले जाते हैं। इसके लिए इसको मैसेंजर आरएनए यानी पैगाम पहुंचाने वाला आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए पर हासिल इत्तला के मुताबिक अमीनो एसिड के सालमात राइबोसोम तक लाने वाले आरएनए के सालमात। अभी वो जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करता है, वो सिर्फ राइबोसोम तक मालूमात पहुंचा देता है, लेकिन अब इत्तला के मुताबिक जैसे एमआरएनए से जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक अमीनो एसिड के सालमात जो है वो राइबोसोम तक लाने का काम करते हैं ट्रांसफर आरएनए। इसके लिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहा गया। ट्रांसफर करना यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना किसी चीज को। तो ये क्या करते हैं,
ये अमाइनो एसिड के सालमात को राइबोसोम तक लाने का काम करते हैं, ट्रांसफर का काम कर रहे हैं ये, इसके लिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। नीचे तस्वीर में देखिए, ऊपर अमाइनो एसिड्स की जंजीर दी हुई है, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, और नीचे आपको नजर आ रहे हैं mRNA, और उसके दरमियान में है जो टेढ़े मेढ़े से 3 कलर के, वो है tRNA, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। वो एक तरफ mRNA से जुड़े हैं और ऊपर जो है राइबोसोम से जुड़े हुए हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, अब कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्योंकि एक जैसा ही नजर आ रही है ना, अज्जा भी बहुत सारे मिलते जुलते हैं। तो डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डबल हेलिक्स शुगर फॉस्फेट होते हैं, यानी कि ना 2 उसके साइड के किनारे होते हैं और ये पेचीदा घूमी हुई होती है सीढ़ी की तरह डीएनए का स्ट्रक्चर, जबकि आरएनए में सिर्फ सिंगल हेलिक्स होता है, एक ही लहरेदार पट्टी होती है और उस पर नाइट्रोजनी मादे दोनों में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आरएनए में साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन के साथ यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल की बजाय थाइमाइन होता है। साइटोसाइन, गुआनाइन, एडेनाइन और थाइमाइन होता है, तो ये फर्क है। बाकी बेस पेयर दोनों का सेम है, दोनों में नाइट्रोजनी मादे होते हैं, दोनों में जो पट्टियां होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई होती है। टेक्नोलॉजी की तखमरीजी। सन 1990 में दुनिया भर के माहिर जुनैनियात ने एक साथ इंसानी जीन के मुतालिक मंसूबे पर काम करना शुरू किया था। किसने शुरू किया था? माहिर जुनैनियात, यानी जो जेनेटिक्स के माहिर हैं, ठीक है, उन्होंने ये शुरू किया था कि वो इंसान की जीन्स पे काम करेंगे। जून 2000 में ये इन मंसूबा कुनंदगान और सिलेरिया जेनोमिक्स कॉरपोरेशन, देखिए नीचे सिलेरिया जेनोमिक्स कॉरपोरेशन का ऑफिस आपको नजर आ रहा है। ये अमेरिका की खानगी सनत है, यानी एक प्राइवेट इंडस्ट्री है अमेरिका की। इन्होंने मुत्तहदा तौर पर इंसानी जीन में मौजूद डीएनए की मुकम्मल तरतीब और खाके की तलाश का ऐलान किया, और इस मंसूबे के जरिए हासिल मालूमात की बिना पर साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि इंसानी जीन की तादाद तकरीबन 20,000 से 30,000 तक होती है। इतने ज़्यादा जीन्स जो है वो इंसान में पाए जाते हैं। इसके बाद साइंसदानों ने कई खुर्दबीनी जानदारों में जीन की तरतीब मालूम की। जेनोम की तहकीक की वजह से अमराज के जीन दरियाफ्त किए जाते हैं। देखिए, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट इसको कहा गया, और ये जो जेनोम है जब इसकी तहकीक हुई तो इसकी वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उसके जीन्स जो हमारे अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वो हमें बीमार कर देते हैं। तो जो अमराज के जीन को दरियाफ्त किए जाने में आसानी हुई, और जब अमराज के जीन मालूम पड़ जाते हैं तो फिर उस मर्ज के मुताबिक फ़ौरन से पेशेंट को दवा देकर उसका सही से इलाज किया जा सकता है। इसके लिए आजकल कोई भी शख्स बीमार होता है तो पहले उस बीमारी के जीन जो है उनके बारे में मालूमात हासिल की जाती है, और फिर उस जीन्स के मुताबिक मर्ज को दूर करने के लिए दवाएं वगैरह दी जाती हैं। अब देख तवारुस से मुतालिक मेंडल के नज़रियात। मेंडल एक साइंसदान है, आगे हम इनके बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं कि क्या है इनके नज़रियात तवारुस से मुतालिक, हेरिडिटरी से मुतालिक है। माँ बाप से औलाद में मसावी तनासुब में जीन दाखिल होते हैं, है ना, ये हमें पता है। इस पर खुसूसियत के तवारुस का नज़रिए का इन्हिसार है। तवारुस में माँ बाप की खुसूसियत का मसावी हिस्सा हो तो औलाद में कौन सी खुसूसियत नज़र आती है? ये मेंडल ने इस ताल्लुक से तहकीक की और तवारुस के लिए जिम्मेदार अहम नज़रियात पेश किए, यानी कौन कौन सी खुसूसियत जो है वो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होगी, तो फिर क्या जो है उनके अंदर यकसानियत हो सकती है, क्या फ़र्क हो सकते हैं, वो उन्होंने मटर के पौधे पर, मटर का जो पौधा है वो लिया और उसके पौधे पर उन्होंने ये तजुर्बात किए। तकरीबन 1 सदी कबल किए गए तजुर्बात ताज्जुब खेज है। मेंडल के तजुर्बात मटर के पौधे पर नजर आने वाली खुसूसियत की बिना पर थे, और ये खुसूसियत कुछ इस तरह है: बीज की शक्ल, बीज का रंग, फूल का रंग, फली की शक्ल, फली का रंग, फूल का मकाम और तने की ऊंचाई। बीज की शक्ल देखिए अब कैसी है, गोल, ये गालिब खुसूसियात है, और मगलूब दोनों खुसूसियात बताई गई है।
बीज का रंग में जर्द गालिब है और मगलूब सब्ज है। फूल का रंग में गालिब जामनी है, मगलूब सफ़ेद है। फली की शक्ल में गालिब जो है पूरी भरी हुई फली और चपटी जो है मगलूब है। फली का रंग में सब्ज जो है वो गालिब है, येलो जो है मगलूब है। फूल के मकाम में बगली और रासी फूल होते हैं और तने की ऊंचाई में गालिब जो है वो ऊंचाई है और मगलूब जो है वो बोना तना है। तो मटर के पौधे के साथ मुखालिफ नजर आने वाली खुसूसियात ये है। इसके में आगे पढ़ने से पहले एक बार ग्रेगर जोहान मैंडल जिन्होंने ये तजुर्बा किया था मटर के पौधे पर, इनके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। ग्रेगर जोहान मैंडल जो है वो 20 जुलाई सन 1822 को पैदा हुए और 6 जनवरी सन 1884 को इन्होंने वफात पाई। ग्रेगर जोहान मैंडल ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान थे। उन्होंने मटर के पौधे पर तजुर्बात करके इसमें मौजूद कुछ खुसूसियात के तवारुस का मुताला किया। मेंडल ने बताया कि इन खुसूसियात के तवारुस में कुछ नज़रियात की पाबंदी की जाती है। ये नज़रियात आगे उसके नाम से ही मशहूर हो गए, इसके लिए उसको मेंडल के नज़रियात कहते हैं। मेंडल के जरिए किए गए काम की अहमियत को जानने तक 20वीं सदी जो है आ गई थी। इन नज़रियात की दोबारा जांच के बाद आज यही नज़रियात जदीद जेनेटिक साइंस, मॉडर्न जेनेटिक साइंस जो है, जो कि बायोलॉजी की एक शाख है, उसकी बुनियाद जो है ये मानी गई। इंसान में कुछ गालिब और मगलूब खुसूसियत, जिस तरह से मटर के पौधे में हमने कुछ गालिब और मगलूब खुसूसियत देखे। गालिब खुसूसियत वो है जो हमें कॉमन हर किसी में नजर आती है। मगलूब जो होती है वो गालिब खुसूसियत की वजह से दब जाती है, लेकिन किसी किसी में ये मगलूब खुसूसियत वाज़ेह हो जाती है या ये खुसूसियत गालिब आ जाती है। जैसे इंसान में मुड़ने वाली जो ज़बान है आपकी, तो ये मुड़ने वाली ज़बान आपकी गालिब खुसूसियत है। और मगलूब खुसूसियत क्या है? ना मुड़ने वाली ज़बान। अगर ज़बान नहीं मुड़ती है किसी शख्स की तो वो बोल नहीं पाता। तो जो लोग बोल नहीं पाते या गूंगे होते हैं उनमें ये मगलूब खुसूसियत गालिब आ जाती है। फिर उसके बाद हाथों पर बाल का पाया जाना, ये भी गालिब खुसूसियत है। हाथों पर बालों का ना होना मगलूब। सियाह और घुंघराले बाल गालिब खुसूसियत, भूरे और सीधे बाल मगलूब। कान का आज़ाद हाशिया होता है हमारे तमाम का, लेकिन किसी किसी का कान का चिपका हुआ हाशिया होता है, ये मगलूब खुसूसियत है। के तजुर्बात के नताइज की वजाहत के लिए झैल की 2 किस्म के मिलाप का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला है यख मखलूती मिलाप का तजुर्बा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का यक मखलूती मिलाप का तजुर्बा हम यहाँ देख रहे हैं। मेंडल ने जो तजुर्बात किए इसमें उन्होंने मुख्तलिफ खुसूसियत की एक ही जोड़ी वाले मटर के पौधों का मिलाप किया। इस किस्म के मिलाप को यक मखलूती मिलाप कहते हैं। खुसूसियत इनकी अलग अलग थी लेकिन एक ही उन्होंने मटर के पौधे लिए, तो इसके लिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या यक मखलूती मिलाप कहते हैं। यक मखलूती मिलाप के लिए हम ऊंचे और बौने मटर के पौधों की मिसाल लेंगे। देखिए, एक शॉर्ट है और एक टॉल है। जो शॉर्ट है उसको स्मॉल डबल टी से जाहिर किया जाएगा, जो टॉल है उसको कैपिटल डबल टी से जाहिर किया जाएगा, और इन दोनों में क्रॉसिंग की जाती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। देखिए, और सबसे पहले देखते हैं मौरूसी नस्ल P1। ऊंचे और बौने पौधे मिलाप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मौरूसी नस्ल P1 है। मेंडल ने ऊंचे और बौने पौधों के लिए बिलतरतीब गालिब और मगलूब के अल्फाज इस्तेमाल किए। मेंडल ने ऊंचे पौधों को गालिब कहा क्योंकि ये खुसूसियत अगली नस्ल में तमाम ऊंचे पौधे थे, क्योंकि जब इन्होंने तजुर्बा किया तो जो नई नस्ल तैयार हुई F1, उसमें ये नई नस्ल P1 तैयार हुई तो उसमें तमाम खुसूसियत मौजूद थी जो गालिब में यहाँ बताई गई है। बौने पौधे के लिए मगलूब का लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि अगली नस्ल F1 में ये पैदा नहीं हुए। ये तजुर्बा पेनेट स्क्वायर तरीके से झेल में दिया गया है। आगे हम देखते हैं पेनेट स्क्वायर किस तरह से। देखिए, यहाँ पे बताया गया है मौरूसी नस्ल P1, शक्ली नौयत ऊंचा और बौना। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, जो
डायग्राम नजर आ रहा है। निसादी नौयत क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी जवाजे इनके लिए गए, तो एक टी और इसका और एक टी उसका, दोनों की जो है क्रॉस ब्रीडिंग की गई और फिर इस तरह से एक नया पौधा तैयार हुआ, पहली पसरी नस्ल F1। तो ये कैसे थे, ये इनकी शक्ली नौयत, ये ऊंचे थे। मोरोसी नस्ल P2 F1 की खुद बारावरी कराई गई और अब यहाँ पर दोनों पौधे ऊंचे ऊंचे थे, ठीक है। दोनों में जो है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखा हुआ है। कैपिटल टी गालिब खुसूसियत है, ऊंचाई उसकी, और स्मॉल टी मगलूब खुसूसियत है, वो दब गई यहाँ पर। अब जो है इससे जवाजे मिले, टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से दूसरी पसरी नस्ल तैयार हुई। और नर जवाजे मादा जवाजे के मिलने से, टी और टी मिलने से ऊंचे पौधे, और कैपिटल टी स्मॉल टी देख सकते हैं आप, वो भी ऊंचे, कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी ऊंचे। लेकिन एक नस्ल जो है वो जो टी टी लिया गया दोनों का, तो एक नस्ल कैसी होगी, अब यहाँ पर बोनी होगी। इस बिना पर मेंडल ने ये ऐलान किया कि खुसूसियत की मुंतकिली के लिए वजह बनने वाले अज्जा जोड़ियों में होते हैं। आज हम इन्हीं अज्जा को जीन के तौर पर भी जानते हैं। गालिब जीन को अंग्रेजी कैपिटल हुर्फ में और मगलूब जीन को छोटे हुर्फ में लिखा जाता है। जीन में जोड़ी ही में पाए जाने की वजह से ऊंचे पौधों के लिए कैपिटल डबल टी और बोने पौधों के लिए स्मॉल डबल टी हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। जीन की ये जोड़ी जवाजे पैदा होने के दौरान अलहदा हो जाती है, इसलिए टी जुज वाले और स्मॉल टी और कैपिटल टी जुज वाले इस तरह दो किस्म के जवाजे तैयार होते हैं। और फिर उसकी वजह से जो नस्ल तैयार होती है वो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पर टी बताया गया, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है यानी बोना है, ये पेरेंटल जनरेशन है। उसके बाद जो है इनकी मेटिंग कराई गई, दोनों के एक एक जवाजे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इससे जो है गैमेट्स जो बनेंगे, F1 जनरेशन मिली। ये जेनोटाइप इनका क्या था, ऑल आर टी मतलब, और फेनोटाइप क्या था, सब लंबे थे, है ना। तस्वीर में आप देख सकते हो, गैमेट्स देख सकते हैं आप, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी यानी दोनों भी लंबे थे। अब F2 जनरेशन आई, इसमें फिर मैटिंग हुई तो दोनों के एक एक जवाजे यहाँ मिले और इस तरह से यहाँ पे 4 नए पौधे तैयार होंगे, जिसमें से 3 की खुसूसियत तो ठीक है वो लंबे थे, जबकि एक जो है उसमें बौना पौधा था। तो ये मेंडल का नजरिया था, जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या मखलूती मिलाप का तजुर्बा से कहा जाता है। अब आप लोगों यहाँ पर एक सरगर्मी है छोटी सी, आपकी किताब में बताया हुआ है कि डीएनए के सालमे का मॉडल बनाइए। तो देखिए डीएनए के सालमे के बहुत सारी पिक्चर्स तो मैंने आपको वीडियो में दिखाई, यहाँ पर भी आप जो है एक 3D मॉडल डीएनए का देख सकते हैं। तो आपको इसमें से जो मॉडल अच्छा लग रहा है, जो आप आसानी से बना सकते हैं, तो घर बैठकर ज़रूर जो है डीएनए के सालमे का मॉडल बनाइए। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसे बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये इस वीडियो का पार्ट 3 था, इसको देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, तो आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। वरना आपको, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं और आप डायरेक्टली ये देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है समझ में ना आए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। आप जो है सवालात भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह वक्त जब रहा तो उनके जवाब दिए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ और मिलती रहें तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन, ताकि जो नए नए आने वाले वीडियो है उनकी इत्तला आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।